चलते हैं हरियाणा, जहां पर सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोरोना के संबंध में तो हमको मालूम है कि लगभग 40 दिन का कार्यकाल हो चुका है और बखूबी हरियाणा का बच्चा बच्चा, हर नागरिक, एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग, हमारे कोरोना वॉरियर्स, वॉलंटियर्स, समाज सेवी संस्थाएं, किसान, मजदूर, सब लोग इस काम में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच में कुछ अन्य गतिविधियों को लेकर के भी समय समय पर हम अपनी बातचीत रखते रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहूंगा। हम लोग जानते हैं कि चाहे हमारा प्रदेश हो, चाहे अन्य कई प्रदेश पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हम अपने प्रदेश की बात करें तो पानी निरंतर घटता चला जा रहा है। खास करके जमीन का जो पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है और जब हम ध्यान करते हैं तो पानी का उपयोग भी हम कुछ कम सोच समझ करके करते हैं। सोचे समझे बिना पानी का ज्यादा उपयोग करना इस समस्या को और आगे बढ़ा रहा है। कुछ इलाका हरियाणा में ऐसा है जिसको हम डार्क जोन कहने लग गए हैं। वहां का पानी का लेवल पिछले 20 वर्षों में निरंतर नीचे जाता जा रहा है। अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो हरियाणा के 36 ब्लॉक ऐसे हैं जो पिछले 12 वर्ष में दुगना गहराई तक पानी चला गया है। अर्थात कहीं 10 मीटर गहरा था तो आज वहां 20 मीटर गहराई हो गई है और कहीं 20 मीटर गहराई थी तो 40 मीटर गहराई हो गई है। और यदि इस गति से पानी नीचे जाता रहा तो आने वाले 12 वर्ष के बाद ये पानी इतना गहरा चला जाएगा कि उसका उपयोग करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इस पानी को बचाना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पानी हमारी धरोहर है। इस पानी को हम अगली पीढ़ी को दे करके जाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना हमारे लिए अनिवार्य है। अगर पानी हम बचा लेंगे, खास करके किसान बंधु इस ओर ध्यान करें, तो किसान पानी को जमीन में से निकालता है तो केवल पानी नहीं निकाल रहा बल्कि अपनी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए संकट भी खड़ा कर रहा है। तो हम ये मानकर चलें कि जहां जमीन मेरी संपत्ति है उसके नीचे का पानी ये भी मेरी संपत्ति है। जहां मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संपत्ति ये विरासत में देकर जाना चाह रहा हूं, वही जमीन पानी सहित अच्छा पानी उपलब्ध रहे वो भी मुझे विरासत में देकर जानी है। बिना पानी के अगर मैंने जमीन विरासत में दी तो आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन भी उपयोगी नहीं रहेगी। इसलिए हम एक कार्यक्रम का आज घोषणा कर रहे हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी जमीन का जो पानी है वो भी विरासत है अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीजन में जो धान बोने वाले किसान हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में जहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा हो गई है, धान न बोएं। धान न बोने की अपील ये करने के लिए आपके सामने मैं आज आया हूं और इसके लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना का मैं आपके सामने विस्तार से बताना चाहता हूं। उसमें ऐसे हमने पहले चरण में हरियाणा के वो ब्लॉक छांटे हैं जहां पानी की गहराई 40 मीटर से ज्यादा हो गई है और उसमें ऐसे 19 ब्लॉक आते हैं हरियाणा के जहां 40 मीटर से ज्यादा की गहराई है। लेकिन 11 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें धान नहीं होता है। सामान्यतया दक्षिण हरियाणा के वो ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी 40 मीटर से ज्यादा गहरा है और धान की वहां बिजाई होती है। ऐसे ही वो क्षेत्र भी इसमें शामिल किए हैं जहां पावर का जो हमारा लोड है, जो हम पंप हाउस लगाते हैं, उसकी जो हॉर्स पावर है 50 हॉर्स पावर से ऊपर, ऐसा जो क्षेत्र है वहां भी हम धान के ऐसे किसानों को आग्रह करते हैं कि उसमें धान, मैं ऐसा नहीं कहता कि मत बोएं, जितना पहले हम बुआई करते हैं उसका 50% इस बार हम धान बोएंगे।
अर्थात 50% भी हम पानी छोड़ते हैं, धान छोड़ते हैं, उसमें पानी की मात्रा कुछ बचती है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वहां पानी का लेवल निश्चित रूप से ऊपर उठ जाएगा। अब इन 50% जो धान की बुआई नहीं करेंगे, वहां बुआई के लिए अन्य फसलों का विकल्प भी हमारे पास है। हम अन्य फसलें विकल्प के रूप में बोएं, चाहे उसमें मक्का की फसल है, वहां पर हम लोग दालें भी बो सकते हैं, अरहर है, बैसाखी मूंग है, उड़द हम बो सकते हैं। कुछ इलाकों में कपास की खेती होती है, कहीं कहीं पर हम सब्जियां और बागवानी ये भी कर सकते हैं, और साथ में कहीं तिल की खेती ये भी हो सकती है। तो इन सब फसलों के लिए हमको अपने योजना बनाकर और फसलों का विविधीकरण ये करना चाहिए। इन फसलों के विविधीकरण करने से निश्चित रूप से हम हिसाब लगाएंगे कि हमको कितना लाभ किस फसल में होता है। मेरा निवेदन है कि हम पैसों के हिसाब किताब में गणने में अगर लगेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। अर्थात हम अपनी पीढ़ी को विरासत में जमीन के साथ पानी भी देकर जाना चाहते हैं, तो उसका हिसाब किताब ठीक लगाना चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा उसमें ना घुल मिल जाए, इतने गहरे ना उतर जाए कि हम अपना असली उद्देश्य भूल जाएं। इसका हिसाब लगाने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जो बंधु अपनी निश्चित मात्रा में छोड़ते हैं, अपना धान बोना छोड़ते हैं, तो हम उनको घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीजन में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा। इसके साथ उनकी प्रोक्योरमेंट, खास करके मक्का और दालें, इनकी प्रोक्योरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि मक्का इसकी प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है, बड़ी मात्रा में ये होगा। दालें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं, जितनी भी होंगी उसकी प्रोक्योरमेंट ये हम अवश्य करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी। मक्का बिजाई के लिए मशीनीकरण, कृषि के वो यंत्र जो बिजाई के काम आते हैं, उनका भी हम व्यवस्था करेंगे, उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ड्रायर, मक्का ड्रायर की व्यवस्था संबंधित मंडियों में ये हम कराएंगे। धान की वैकल्पिक फसल उगाने पर, यानी जो धान छोड़कर दूसरी फसलें उगाते हैं, वो यदि माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, इसकी व्यवस्था करते हैं तो उन्हें भी 85% की ये सब्सिडी अर्थात अनुदान राशि ये भी दी जाएगी। मक्का बिजाई करने वालों को अच्छा बीज मिले, इसके लिए 5-6 सिंगल क्रॉस ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले मक्का के बीज ये भी उपलब्ध कराने के लिए कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। फसल के इस विविधीकरण कार्यक्रम को लोगों को जानकारी मिले, इसकी सूचना, शिक्षा, संचार अर्थात इसका प्रचार करने का काम भी ये किया जाएगा, और एक वेब पोर्टल ये भी उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर हम अपनी आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए जानकारी दे सकें। इस सारे के लिए पूरे क्षेत्र में अच्छी पैदावार मिल सके, इसके लिए कुछ एग्जीबिशन प्लॉट्स ये भी बनाए जाएंगे ताकि हम लोग उसका लाभ ले सकें। हाँ, यदि इन ब्लॉक में कहीं पर किसी गांव में अथवा किसी क्षेत्र के अंदर पानी 35 मीटर से ऊपर है, ऐसे किसान धान बुआई के लिए मंजूरी ले सकते हैं। उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, वो धान की बुआई कर सकते हैं। और अन्य यदि जो हमारे ये ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक के अलावा जहां हमने इसकी सूचना जो ब्लॉक्स की दे रहे हैं, उसके अलावा बाकी ब्लॉक्स के भी किसान धान छोड़ना चाहते हैं तो पूर्व में सूचना देकर के प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनको भी दिया जाएगा। ये ब्लॉक्स जिनमें इस योजना को लागू किया जा रहा है, 19 ब्लॉक्स में 8 वो ब्लॉक जिनके अंदर धान की बुआई होती है, उनके नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिसमें कैथल जिले का सीवण और गुला, इसी प्रकार सिरसा जिले में केवल सिरसा, और फतेहाबाद जिले में रतिया,
कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद, इस्माइलाबाद, पीपली और बबैन, ऐसे ही 8 ब्लॉक होंगे। ये ब्लॉक इसके अतिरिक्त जहां कहीं पंचायती जमीन जो ठेके पर दी जाती है, इसमें भी ये जो लेवल है 40 की बजाय हमने 35 मीटर रखा है कि 35 मीटर से नीचे जहां पानी चला गया वहां पंचायती जमीनों को ठेका देने के बाद भी वहां धान की बिजाई वर्जित रहेगी। ऐसे जो 5 ब्लॉक हैं जिनमें इसका प्रभाव पड़ेगा, पेहवा ब्लॉक, जाखल ब्लॉक, पटौदी, फतेहाबाद और थानेसर, ऐसे ये 5 अन्य ब्लॉक हैं जहां पंचायती जमीन के ऊपर धान की बिजाई करना ये मना रहेगा। ऐसा जो प्रोत्साहन राशि है जहां पंचायती जमीन है वो राशि पंचायतों की दी जाएगी, ताकि पंचायत यदि कम राशि भी उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है उसके कारण से उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो की जा सकती है। मित्रों, मैं पुनः इस बात को उसी प्रकार से रखूंगा कि ये योजना केवल इसलिए बनाई जा रही है कि हम आने वाली पीढ़ी को पानी जो है भरपूर मात्रा में छोड़ करके जाए, अन्यथा पीढ़ी हमें आने वाली पीढ़ी भविष्य में वो निश्चित रूप से हमको कोसेगी कि पानी जो हमारे लिए छोड़कर नहीं गए। मेरा मानना है वास्तव में तो ये योजना 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर नहीं शुरू हुई है तो भी अब हम इसको शुरू करें। हम पानी के जो प्रबंध कर रहे हैं उनमें हम इस योजना के माध्यम से हरियाणा का पानी बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम अन्य राज्यों से भी अपने पानी का हिस्सा लेने के लिए बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं, चाहे उसमें लखवार डैम हो, रेणुका डैम हो, किसाऊ डैम हो, और एसवाईएल की लड़ाई भी हमारी बराबर जारी है। इस अन्य प्रदेशों से पानी लेने की इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा किसान जो भी कोई कठिनाई है उसमें, उस दक्षिण हरियाणा का खास करके किसान उसमें और अधिक पानी प्राप्त करके और अपनी खेती को और ठीक प्रकार से कर सके। पीने का पानी अथवा उद्योग के लिए पानी, इसकी भी कमी न आए, इसके लिए भी हम लगातार चिंतित हैं। इस नाते से मेरी अपील है कि आप धान का मोह छोड़कर और यदि अन्य फसलों को उगाएंगे और उसमें इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे तो बहुत बड़ा एक योग्य सफल ये काम होगा। पिछले साल हमने इस योजना की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी प्रशंसा की थी, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के निकट ये विषय है कि हम किस प्रकार से पानी बचाएं। बहुत सी अन्य योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से भी जारी की गई हैं, तो उसी में एक इस योजना का लाभ हमको लेना चाहिए और देश में अपना काम ये बढ़ाना चाहिए आगे। एक अन्य विषय जो आजकल, पिछली बार भी मैंने कहा था, प्रोक्योरमेंट है। उस प्रोक्योरमेंट में बहुत अच्छा काम पूरे क्षेत्र में चल रहा है। 1800 गेहूं की मंडियां और लगभग 200 से ऊपर सरसों की मंडियां, उनमें सफलतापूर्वक प्रोक्योरमेंट हो रही है। इस समय तक 4.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक सरसों की आवक हो चुकी है और लगभग 50 लाख टन से ऊपर गेहूं की आवक हो चुकी है। सरसों की फसल बिक्री के एवज में 800 करोड़ रुपया किसानों के खातों में ये जा चुका है, और इसी प्रकार गेहूं के लिए भी 820 करोड़ रुपया हमने भिजवा दिए हैं। ये राशि रिलीज हो गई है, बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर किसानों के खातों में चली जाएगी। इसमें एक विषय, कोरोना की आपदा की लड़ाई के समय सारा समाज इसके अंदर जुटा है, हमारे किसान मजदूर भी इसमें जुटे हैं। एक जो बात मुझे आपसे ध्यान करानी है, खास करके किसान भाइयों से, हम लोग इस कोरोना के आपदा के समय अगर ध्यान करेंगे तो इस समय पूरी सेवाएं, चाहे बड़ी बड़ी सेवाएं हैं चाहे छोटी सेवाएं हैं, वो प्राय उनका रोजगार लोगों का समाप्त हो गया है। जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी पिछले दिनों में बंद हो गई थी, दोबारा से उनको चलाने के लिए अभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन दोनों के मुकाबले में यदि हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान बंधु है, अपेक्षाकृत सुरक्षित है, और इस सुरक्षा के कारण से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है कि हम सारे समाज को, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, सबको साथ लेकर के चलें। निश्चित रूप से इस भविष्य में किसान का बहुत बड़ा एक दायित्व ये हमारे कंधों पर है, तो उस दायित्व को संभाल करके हम चलें और अपने इस पूरे योगदान में हम लोग आगे रहें, समाज की सेवा करना न भूलें। ये भी हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी, एक दायित्व आता है। अभी आजकल जो हमारा मजदूर है, चाहे वो कृषि से जुड़ा मजदूर है, उद्योग से जुड़ा मजदूर है,
उसके मन में कौतूहल आया है कि मुझे अपने घर वापस जाना है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन घर का मोह सबको होता है। हम ऐसे मजदूर भाइयों को, इन बंधुओं को भी एक आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जैसे मैं किसानों को आश्वासन दिया था कि हम आपका एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसे मेरा आश्वासन इन मजदूर बंधुओं से, हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। हम चाहते हैं ये मजदूर अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में, उद्योग में लगे रहें। लेकिन जो बंधु कृषि क्षेत्र में लगे थे, सरसों की कटाई पूरी हो चुकी है और भी अपने काम को पूरा कर चुके हैं, ऐसे लोग जो घर जाने वाले हैं, इनकी व्यवस्था हमने कर दी है और उस व्यवस्था में लगातार ये काम योजना बनाई जा रही है। उसमें चाहे वो बिहार प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, अथवा देश के किसी भी प्रदेश के लोग हरियाणा में रहते हैं, उनको वापस भेजने की जिम्मेवारी ये हमने अपने ऊपर ली है। आज भी एक ट्रेन हिसार से और बिहार के लिए चलाई गई है। लगभग 1200 बंधु उसके अंदर गए हैं। ध्यान रखिए, ऐसे सब बंधुओं की वापसी बिना पैसे के निःशुल्क होगी। किसी को, किसी व्यक्ति को इस किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई पैसे मांगता है, उसको बिल्कुल पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, हम उनको भेजेंगे। लेकिन मेरी फिर आपसे अपील है कि जो लोग उद्योग में लगे हैं, उनको इस बात की चिंता छोड़नी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक और तथ्य से अवगत कराता हूं कि आप जहां आज काम में लगे हैं, यहां जिस प्रदेश में आप जाना चाहते हैं, वहां से स्थितियां बहुत बेहतर हैं, रोजगार अच्छा है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, कोरोना पर भी यहाँ हमारा कंट्रोल है। आप जिस प्रदेश के रहने वाले होंगे, वहां के कोरोना की स्थिति जरूर जानिए। वहां इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है, खराब स्थिति हो सकती है। आप जिस समय में ये सब निर्णय लेने की एक प्रकार से विचार आया है, उस निर्णय को पुनः सोचिए कि हम उद्योग के नाते से यहाँ अगर 10 दिन उद्योग नहीं भी मिलता है तो भी यहीं रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप घर जाने का लालच अभी छोड़िए। एक कुछ समय के बाद यदि बाकी मजदूरों की स्थिति ठीक होती है तो आपको भी घर जाने के लिए योजनाएं सब बनाएंगे। लेकिन जितने लोग कम जाएंगे, उतना आपका भी लाभ होगा और उतना प्रदेश का भी लाभ होगा। ये संक्रमण के काल में अपने स्थान पर रहना, यही बचाव का हमारा एक समय है। इसका जरूर हम लोग ध्यान रखें। कोरोना का जहां तक विषय है, कोरोना हरियाणा में अभी नीचे आना नहीं शुरू हुआ है, अभी ये बढ़ोतरी पर है। हम भले ही अपने आसपास के प्रदेशों से अच्छी स्थिति में हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब प्रांतों से हमारी स्थिति अच्छी है। चारों तरफ से हम ये घिरे हुए इन प्रांतों से हमने अपने बॉर्डर्स उस पर थोड़ा सख्ती की है ताकि कोरोना लेकर के इस प्रदेश में कोई ना आए। फिर भी हमारी स्थिति पिछले कुछ दिनों के अंदर चिंताजनक हुई है। टोटल केसेस आज 555 हो गए हैं, जिसमें अभी भी एक्टिव जो हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं 289 हैं, जो ठीक हो गए हैं वो 260 हो गए हैं, और जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे 6 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, उनका हमें बहुत एक दुख है। तो इस नाते से हम लोग इसकी सावधानी बरतते हुए अपने अपने क्षेत्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग वो बना करके रखें। किसी प्रकार की सूचना जो सरकार की ओर से मिलती है उसका पूरा पालन करें, इसमें कहीं भी ढिलाई न बरतें, क्योंकि कोरोना को रोकना ये हमारी प्राथमिकता है। खास करके दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उनमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं से दैनिक आने जाने वाले लोग उन जिलों के अंदर प्रभाव ज्यादा छोड़ रहे हैं। इसलिए इसका हम ध्यान रखें। जहां तक 40 दिन के बाद बाजार खुलने का विषय आया है, बाजार खुलने के लिए बहुत सी छूट दी गई है, और ये बहुत सी छूट देने के बाद वहां पर दुकानें खुलने के बाद जो भीड़ होने लगी है, इससे मैं सचेत करता हूं आपको। आत्म अनुशासन, अपना अनुशासन ये बनाकर रखें। हम सब सावधान रहें कि हमारे मन में जो विचार आएगा कि हमको कोरोना से बचना है, तभी हम बच सकते हैं, क्योंकि ये थोपी जाने वाली बात नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, स्टे एट होम, सैनिटाइज योरसेल्फ अर्थात सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, हर समय अपने हाथों को धोने का काम रखें, सैनिटाइजेशन का जो लिक्विड है उससे अपने हाथों को धोना चाहिए। तो इन सारी सावधानियों को यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से 40 दिन तक जो एक अच्छी हमारी बनी है, पोजीशन बनी है, तो इस नाते से इसको हम ठीक रखेंगे। बाजार खोलना, हम जो के अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा यदि इन कामों को नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिसेशन, बहुत बड़ी एक आर्थिक मंदी ये आने का खतरा है। इसलिए हम
अपने इस व्यवहार को बनाकर रखें कि हमने इस काल गतिविधियों को चलाना भी है, बाजार खोलने भी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। कोई भी दुकान हो, सब्जी की हो, वो फिर बाजार के अंदर हमारे आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने की बात हो, किसी प्रकार का सामान लेना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ये बनाकर अवश्य रखें। ये मेरी आपसे अपील है। एक जानकारी के लिए, अभी हमारे जो होम सेक्रेटरी केंद्र सरकार, उन लोगों ने हमको एक चीज की जानकारी दी है कि देश भर में एक योजना बनाई गई है कि जो 4000 कैदी, सारे देश भर में तो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हरियाणा प्रांत में 4000 जो कैदी हैं जिनको पैरोल या अंतरिम जमानत ये मार्च में दी गई थी, उनको रिहा किया गया था। इनकी पैरोल की अवधि जो पहले जितनी भी अवधि उनकी थी उसको आगे 5 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। जो भी जेल विभाग का स्टाफ या कैदी जब भी वापस जेल में जाए तो उनका पहले कोविड टेस्ट करा करके वहां भेजा जाएगा। उन लोगों को इसीलिए रखा गया कि जेल के अंदर जो भीड़ है उस भीड़ में कहीं कोरोना वायरस का फैलाव न हो जाए, इसकी भी जानकारी आपको मैंने देनी है। अंत में कुल मिलाकर मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि किसान के हित में हम सरकार के नाते से आपके साथ खड़े हैं। किसानों की कोई भी आने वाली कठिनाई कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस कठिनाई को हम दूर करेंगे। किसान को भी चाहिए कि आप प्रदेश के मालिक हैं, अपने आप को प्रदेश का मालिक बनकर इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की में, इस प्रदेश की सेवा में हम लोग आगे रहें। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आज विषय रखा है। उन्होंने सबसे पहले एक योजना की जरूर शुरुआत की है, उन्होंने इसका जिक्र किया साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है लगातार कम होता जा रहा है, उसको बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना का भी जिक्र किया कि मेरा पानी मेरी विरासत। इसका अर्थ उन्होंने समझाया पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जमीन के नीचे पानी कम होता जा रहा है, इसको लेकर हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारी उम्मतें हैं, इसको लेकर हमारे पिछले जो लोग हैं इसको लेकर कोसे नहीं, इसको लेकर हमारे को साफ तौर पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक आंकड़ा भी बताया कि हरियाणा में तकरीबन 36 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पानी कम है। तो इसलिए सभी प्रदेशवासियों ने यही अपील की है कि लगातार जिस तरीके से पानी कम होता जा रहा है, आप वहां पर धान न बोएं। और जिस तरीके से महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें आज के महासंकट के दौर को देखते हुए। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज